गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 3 सेशंस में हम लोगों ने अपने यूनिट 1 का पहला जो रीडिंग थी पैट्रियटिज्म उसको पढ़ के ख़त्म किया था और उसको लर्न किया था। उसमें हम लोगों ने होमवर्क का काम किया था और होमवर्क में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसको लास्ट मंडे को आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व करके भेजा था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उस दिन कम होमवर्क में आप लोगों को सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे। आज इस सेशन को शुरू करने से पहले ही आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी में बना के मुझको आज शाम तक होमवर्क की तरह सेंड करना है। तो यूनिट 1 का पहला जो चैप्टर था पैट्रियटिज्म, वो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला हिस्सा उसका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट रीडिंग, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखा। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सैड, एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। आई मतलब मैं, नेवर मतलब कभी नहीं, कैन मतलब सकना, डू मतलब करना, इट मतलब इसे। मैं यह कभी नहीं कर सकती हूँ। द लिटिल काइट सैड, छोटी पतंग ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। एज ही लुक्ड, लुक्ड मतलब देखना, एज ही लुक्ड जैसे उसने देखा, एट द अदर हाई दूसरी ऊंची, ओवर हिज हेड अपने सर के ऊपर। अदर हिज का मतलब अदर हाई का मतलब है दूसरी ऊंची, से यहाँ मतलब है दूसरी ऊंची पतंगों को। जैसे ही उसने दूसरी ऊंची पतंगों को अपने सर के ऊपर देखा उसने कहा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। आई नो मैं जानती हूँ, आई शुड फॉल मैं गिर जाऊंगी, इफ़ आई ट्राइड अगर मैंने कोशिश किया, टू फ्लाई अगर मैंने उड़ने की कोशिश की। मैं जानती हूँ अगर मैं उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई कोशिश कीजिए, सैड द बिग काइट बड़ी पतंग ने कहा कोशिश कीजिए। ओनली ट्राई केवल प्रयास, बड़ी पतंग ने कहा कोशिश कीजिए, केवल प्रयास कीजिए तभी आप उड़ सकती हैं। और नहीं तो आई फियर यू मैं तुम्हें डराऊं, नेवर विल लर्न एट ऑल, यू नेवर विल लर्न एट ऑल कि तुम यह सब कभी नहीं सीख सकती। मतलब आपको प्रयास करना होगा तभी आप उड़ सकती हैं, या फिर मैं ये डराऊं या ये कहूं कि आप कभी नहीं सीख सकती हैं उड़ना। बट परंतु, द लिटिल काइट सैड परंतु छोटी पतंग ने कहा, आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, आई एम अफ्रेड मैं डरती हूँ, आई विल फॉल कि मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट बड़ी काइट नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना, खटखटाना। तो यहाँ पे द बिग काइट नॉडेड का मतलब जैसे बड़ी पतंग जब उड़ाती देखी होगी आपने तो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो फड़फड़ाते हुए पतंग ऊपर की तरफ उड़ गई। नॉट करना, एक तरफ दाएं बाएं करते हुए पतंग का उठना, उसको नॉडेड कहा जाता है। द बिग काइट नॉडेड बड़ी पतंग नॉट करते हुए फड़फड़ाते हुए उड़ गई। ओके, वेल ठीक है, गुड बाय, ठीक है गुड बाय, मैं उड़ती हूँ, मैं चलती हूँ। आई एम ऑफ मैं तो चली, आई एम ऑफ का मतलब है मैं अब चलती हूँ। एंड ए रोज, रोज मतलब होता है उठना, और वह उठी, टूवर्ड्स ऊपर की ओर, द ट्रैंक्विल स्काई, ट्रैंक्विल का मतलब है शांत, और वह शांत आसमान की तरफ ऊपर उठ चली, आगे बढ़ चली। देन तब, द लिटिल काइट पेपर तब छोटी पतंग का पेपर, स्टार्ड एट द साइड, साइड मतलब होता है दिखना, स्टार्ड मतलब हिलना, नज़र आना, मतलब उसके बाद छोटी पतंग का जो पेपर है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। एंड ट्रेम्पलिंग, ट्रेम्पलिंग मतलब होता है कंपन या कांपना। ही शॉक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट एंड
ट्रिम्बलिंग मतलब होता है कंपन, कांपना। ही शॉक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। शॉक का मतलब तो होता है झटका, डगमगाना, डरना या धक्का, है ना। हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप को, फ्री फॉर फ्लाइट, फ्लाइट मतलब होता है उड़ना, फ्री फ्लाइट मतलब उड़ने के लिए अपने को मुक्त करना। ही ट्रेम्बलिंग वह कांपते हुए या डरते हुए अपने आप को उड़ने के लिए मुक्त कर देती है, मतलब अपने डर को वो कम करती है और कोशिश करती है कि अब मुझको उड़ना है। फर्स्ट पहले। विरलिंग मतलब होता है गोल चक्कर लगाना, आपने पतंगों को देखा होगा गोल चक्कर लगाते हुए। एंड फ्राइट मतलब भी होता है डर, फ्राइटेंड मतलब डरते हुए। देन उसके बाद ब्रेवर ग्रोन, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेवर मतलब बहादुरी, ग्रोन मतलब बढ़ना, और उसके बाद बहादुरी बढ़ती गई। मतलब कुछ देर के बाद छोटी पतंग ने अपने पेपर को फड़फड़ाया, अपने डर को ख़त्म किया और अपने को मुक्त किया कि अब मुझे उड़ना है। पहले वह गोल गोल चक्कर लगाई, थोड़ा सा डरी और उसके बाद उसकी बहादुरी बढ़ती चली गई। अप ही रोज थ्रू द एयर एलोन। अप मतलब ऊपर, ऊपर। ही रोज मतलब बढ़ना, थ्रू द एयर एलोन हवा के साथ साथ, अकेले ही वह ऊपर और ऊपर बढ़ती चली गई। एलोन मतलब अकेले। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड शी। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड शी, जब तक कि बिग काइट बड़ी पतंग लुक डाउन नीचे की ओर, कुड सी देख सकती थी, जब तक कि नीचे की तरफ बड़ी पतंग देख सकती थी। मतलब बड़ी पतंग तो चूंकि ऊपर जा चुकी थी और वह ऊपर से देख रही थी, तब तक वो ऊपर की तरफ बढ़ती रही छोटी पतंग, जब तक कि बड़ी पतंग उसको नीचे की तरफ देख सकती थी या देख पा रही थी। द लिटिल काइट वन राइजिंग स्टेडली। द लिटिल काइट छोटी पतंग, वन जो छोटी पतंग थी, राइजिंग उड़ रही थी, स्टेडली धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे छोटी पतंग ऊपर की ओर बढ़ रही थी, ऊपर की ओर उड़ रही थी। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड। देन तब, हाउ कैसे, द लिटिल काइट जो छोटी पतंग थी, थ्रिल्ड उत्साहित हो गई, या उस किसी तरह से बदन में या मन में सनसनी का पैदा होना उत्साह के कारण, विद प्राइड मतलब गर्व से साथ। और जब पतंग ऊपर की ओर गई, छोटी पतंग ऊपर की तरफ गई या ऊपर पहुंच गई, वह गर्व से उसमें थ्रिल पैदा हो गया, एक सनसनाहट पैदा हो गई। एज ही सेल्ड मतलब होता है तैरना, विद द बिग काइट बड़ी पतंग के साथ, साइड बाई साइड मतलब वह धीरे धीरे उड़ते उड़ते बड़ी पतंग के करीब पहुंच गई, और साइड बाई साइड मतलब अगल बगल में वह बड़ी पतंग के अगल बगल में उड़ने लगी। तभी उसके मन में प्राइड का भाव आया। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। वाइल जबकि, फार बिलो बहुत नीचे, बिलो मतलब नीचे, फार मतलब बहुत नीचे, ही कुड वह देख सकती थी, द ग्राउंड नीचे वह मैदान को देख सकती थी। एंड द बॉयज़ और लड़कों को, लाइक स्मॉल स्पॉट जो दिखते रहे होंगे ऊपर से, स्मॉल स्पॉट मतलब छोटे निशान की तरह, मूविंग अराउंड इधर से उधर घूमते हुए। जब छोटी पतंग ऊपर पहुंच गई होगी तो जो बच्चे नीचे पतंग उड़ा रहे थे वो कैसे दिख रहे थे, स्मॉल स्पॉट्स की तरह दिख रहे थे, जो इधर उधर घूम रहे थे, मूव कर रहे थे। दे वे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। दे वे आराम करने लगी, रेस्टेड आराम करने लगी, हाई एयर ऊंची हवा में, इन द क्वाइट एयर जहाँ पर हवा शांत थी। देश यहाँ पे मतलब है छोटी पतंग लिटिल काइट एंड बिग काइट, वह ऊंची आसमान में या क्वाइट एयर में आराम कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कभी पतंग आपने उड़ाई होगी तो जब आप नीचे पतंग को उड़ाना शुरू करते हैं तो आपको बार बार उसको आगे पीछे करके अप करना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन जब पतंग काफ़ी ऊपर चली जाती है तब वहाँ पे जब शांत हवा हो जाती है तो वो करीब करीब फिक्स हो जाते हैं। अगर आप हाथ में लेकर खड़े भी हैं तो भी वह रुकी रहती है अपनी एक जगह पे। तो जब क्वाइट एयर हो जाती है, बहुत ऊंची हो जाती है, तब पतंग अपने से सेल करने लगती है, अपने से तैरने लगती है। एंड ओनली द बर्ड्स और केवल चिड़िया, एंड क्लाउड्स और बादल, वेयर देयर और उस ऊंचाई पे क्या चीज़ें थीं, केवल बर्ड्स थीं और क्लाउड्स थे बादल थे।
ओह ओह, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी प्रसन्न हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, जो छोटी पतंग थी वह चिल्लाई कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज, और ये सब कुछ है, वाज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये सब कुछ है क्योंकि मैं ब्रेव थी, बहादुर थी, एंड ट्राइड, और मैंने प्रयास किया। छोटी पतंग कहती है कि मैं कितनी खुश हूँ, और ये खुशी जो हुई मुझे मिली है उसका मुख्य कारण क्या है कि मैं ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ, और मैंने प्रयास किया है। इस पोएम से आपको ये सीख मिलती है कि कोई भी कार्य जो होता है बड़ा ज़रूर दिखता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य आप कर ना पाएँ। आप कोशिश करें, बहादुर बने, तो आप उस लक्ष्य को, उस टारगेट को हासिल कर सकते हैं, उस टारगेट को पा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई ख़त्म होता है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं कैथरीन पाइल। कैथरीन पाइल के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है अबाउट द आथर, जिसने इस पोएम को लिखा उनके बारे में बताया गया है। आइए हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। कैथरीन पाइल was born in Wellington on November 22, 1863। कैथरीन का जन्म कहाँ हुआ था? 22 नवंबर 1863 1863 में विल्मिंगटन में हुआ था। यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक प्रोविंस है, कैरोलिन। वहाँ पे एक शहर है, एक बंदरगाह है, उस जगह का नाम विलिंगटन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इन 1879 1879 में वाइल ए 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जब वह 16 साल की एक स्टूडेंट थी, एट विलिंगटन मिसी हेबीज स्कूल, ये स्कूल का नाम रहा होगा जहाँ वो पढ़ती रही होंगी, विलिंगटन मिसेस हेबिस स्कूल। हर पोएम, उनकी पोएम द पिपिंग शेफर्ड, उनकी पोएम, एक पोएम उन्होंने लिखी रही होगी जिसका नाम था द पिपिंग शेफर्ड, वाज पब्लिश्ड मतलब होता है छपना, इन अटलांटिक मंथली, अटलांटिक मंथली कोई न्यूज़पेपर वहाँ का होगा जो इन अटलांटिक मंथली तो होता है कि कोई ऐसा आर्टिकल या ऐसा कोई न्यूज़पेपर या कोई ऐसी मैगज़ीन जो हर महीने निकलती हो, है ना, उस में पब्लिश हुई थी उनकी पोएम जिसका नाम क्या था? द पाइपिंग शेफर्ड। ड्यूरिंग हर कैरियर, अपने कैरियर के दौरान, शी रोट एंड ड्यूरिंग हर कैरियर, अपने कैरियर के दौरान, शी रोट मतलब उन्होंने लिखा, एंड इलस्ट्रेटेड मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, अबाउट 30 बुक्स, कितनी किताबों के बारे में? 30 बुक्स के बारे में उन्होंने चर्चा की, एंड इलस्ट्रेटेड और व्याख्या की, अ नंबर ऑफ बुक और कई किताबों की, बाई अदर आथर्स जो दूसरे आथर्स ने लिखी होंगी। कह रहा है ड्यूरिंग हर कैरियर शी रोट एंड इलस्ट्रेटेड, उन्होंने लिखा और व्याख्या की करीब 30 किताबों की, एंड इलस्ट्रेटेड और व्याख्या की, अ नंबर ऑफ बुक और ढेर सारी किताबों की, बाई अदर आथर्स जो दूसरी आथर्स ने या लेखकों ने लिखी होगी, इंक्लूडिंग उन किताबों की जिनकी उन्होंने चर्चा की या व्याख्या की। उसमें थी कौन सी? अन्ना स्वेल्स एक बड़े आथर थे, ब्लैक ब्यूटी, और उनकी जो बुक थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, इन 1923 1923 में। इन 1924 1924 में ही सीरियलाइज्ड आर्टिकल, सीरियल आप समझते हैं जैसे मूवी जो आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, सीरियल आते रहते हैं रोज़, तो उसको सीरियल मतलब एक तरह से एक सीरीज़ होना कि आज एक एपिसोड हुआ, कल दूसरा एपिसोड हुआ, कल तीसरा एपिसोड, परसों तीसरा एपिसोड हुआ, तो ही सीरियलाइज्ड आर्टिकल, उन्होंने आर्टिकल को सीरियल की शक्ल दी और उसका नाम था द स्टोरी ऑफ डेलावेयर, द स्टोरी ऑफ डेलावेयर, अपीयर्ड इन द विलिंगटन न्यूज़पेपर। अब विलिंगटन न्यूज़पेपर कोई रहा होगा, उसमें उनकी ये सीरियलाइज्ड आर्टिकल छपता था। आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी न्यूज़पेपर को पलटिए आप, हिंदी न्यूज़पेपर आपके घर में आता होगा, जिनके घर आया है वो आज ही पढ़ते हैं, तो दूसरे या तीसरे नंबर पे पेज पे आप जाएंगे तो कॉलम्स होता है,
कई बड़े ऑथर होते हैं वो कॉलम लिखते हैं, रोज़ कॉलम लिखते हैं देश की स्थिति के बारे में, समाज की स्थिति के बारे में, है ना, तो उसको आर्टिकल कहा जाता है। तो उसी तरह से विलियमटन न्यूज़पेपर में उनका एक आर्टिकल छपता था, उसका नाम था द स्टोरी ऑफ डेलवेयर। द संडे मॉर्निंग स्टार, संडे मॉर्निंग स्टार मैनी ऑफर स्टोरी, द संडे मॉर्निंग स्टार ये भी एक न्यूज़पेपर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। मैनी ऑफर स्टोरीज, उसकी कई, इनकी कई कहानियाँ वेयर ड्रॉन फ्रॉम फेरी ट्रेल्स, उनकी जो कहानियाँ कहाँ से ली गई थी, फेरी ट्रेल से। मैनी ऑफ हर स्टोरीज वेयर ड्रॉन, उनकी कई कहानियाँ लिखी गई थी, ड्रॉन फ्रॉम फेरी टेल्स। फेरी टेल्स का मतलब है परी कथाएँ, बच्चों के लिए जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिसमें परियों का विवरण होता है, उससे संबंधित। एंशंट मिथ, एंशंट मिथ का मतलब होता है प्राचीन मिथक। प्राचीन मिथक का मतलब होता है कि जब बहुत बहुत पुराने समय से कुछ परंपराएं जो चली आती हैं उनको प्राचीनतम परंपराएं कहा जाता है या मिथ कहा जाता है, ये स्टोरी, प्राचीन कथाएं। नर्सरी राइम्स, नर्सरी जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी के जी टू के, उनके लिए जो पोएम्स होती हैं उस तरह की नर्सरी राइम्स। एंड स्टोरीज़, और कहानियाँ अबाउट एनिमल्स, और एनिमल्स की कहानियों के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि वो कई तरह की सीरियलाइज्ड आर्टिकल्स उन्होंने लिखा, उन्होंने पोएम लिखी द पेपिंग शेफर्ड, उन्होंने कई बुक्स को इलस्ट्रेट किया, उनकी व्याख्या की, है ना। उनकी जो जो अदर सीरीज़ हुआ करती थी उसमें फेरी टेल्स, परियों की कथाएं थी, एंशियन मिथ्स था, नर्सरी रैम्स थी। तो इसका मतलब बहुत चीज़ों के बारे में उन्होंने विवरण किया या बहुत सी पोएम्स और कहानियाँ आदि लिखी। कैथरीन पायल डाइड ऑन February 19, उनकी मृत्यु कब हो गई, 1938 में, 19 फरवरी 1938 में, एट हर रेजिडेंस, अपने घर, उनके घर का पता दिया गया है, एट 804 नॉर्थ फ्रैंकलिन स्टेट विलियम्सटन। उनकी डेथ कहाँ हो गई, 804 नॉर्थ फ्रैंकलिन स्टेट विलियमटन में, सन 1938 फरवरी 19 में हो गई। आप लोगों ने आज इस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है। छोटा चैप्टर था द लिटिल काइट, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, छोटी पतंग ने कैसे उड़ना सीखा, ठीक है। अब आज आप लोग अपना होमवर्क ले लें। कल मैंने आप लोगों को ऐसे भेजा था, उस ऐसे को आप लोगों ने 9th में भी लिखा था, पर उस ऐसे को दोबारा लिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोग दोबारा लिखें, आपका दिमाग में वो रिवाइज हो। थोड़ा सा काम को बढ़ाना है इस वीक में आपके लिए। इस पूरे वीक का होमवर्क ये है कि आप लोग सबसे पहला तो जो ऐसे आप लोगों ने लिखा है दिवाली के ऊपर, उसको इस हफ्ते लर्न कर लें, उसको याद कर लें। लास्ट वीक आप लोगों ने वंडर ऑफ साइंस को लर्न किया था, इस वीक आप याद कर लें दीपावली को। थोड़ा थोड़ा जब याद होता जाएगा तो आपको बाद में आगे आसानी होगी, ठीक है। और आप लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में 3 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे किए थे। आज का आपका होमवर्क है लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ताकि आपका इस चैप्टर का 7 क्वेश्चन कवर हो जाए। और आज ही के लिए आपका होमवर्क है जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट होता है, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट जो चैप्टर आपने अभी पढ़ा है, कौन सा, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, इसमें जो ये है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, जैसे नॉडेड है ना, स्टाइल्ड, सेल्ड, ये थोड़े से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उस क्वेश्चन आंसर को नोट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग 2 कॉपीज़ बना लें। अभी तो आप जो होमवर्क फर्स्ट टाइम करके भेजते हैं उसके लिए तो एक रफ़ कॉपी की तरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आप बना के भेजते हैं। लेकिन जो आपको जैसे ऐसे भेजा जा रहा है तो उसके लिए कंप्रहेंशन के लिए और ग्रामर के लिए एक आप अलग से कॉपी बना लें। मैंने उसी दिन कहा था आप उसको 3 हिस्से में पहले तो कर लें अभी कंप्रहेंशन की तरह, जिसमें आपको ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है और नोटिस लिखना है। 2 ऐसे आपको लिख गए, वो आपके फाइनल और फेयर ऐसे हैं, वो फेयर की तरह कॉपी रखेंगे। एक कॉपी आप अलग से बना लें जो आपकी रफ़ कॉपी की तरह रहे। जब भी आपको क्वेश्चन जैसे आज मैंने आपको दिया, ठीक है ना, जैसे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट दी या आपको वो दिया क्वेश्चन आंसर दिया, आप पहले उसको रफ़ में कर लें।
कर लें। उसके बाद जब आपको फेयर करने को कहा जाएगा तब आप उसको एक फेयर कॉपी क्वेश्चन आंसर की बनाएंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर को आप नोट करेंगे। मीनिंग इन कॉन्टेस्ट लिखने का मतलब होता है ताकि आपको उसका मायने पता चल जाए, आप उसको लर्न कर लें और उसको याद कर लें और आपके पास एक नोट की तरह हो जाए। अदरवाइज़ तो आप बुक में देखेंगे तो भी आपको बुक में दिख जाएगी, लेकिन वहाँ पे रहने का लाभ ये होता है कि आपके हाथ से एक बार लिखा जाता है। लिखने की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। जब तक हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी हम एग्ज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो लिखने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो चैप्टर 1 जो था, जो पैट्रियटिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, उसका ख़त्म करने में हमको 3 सेशंस लगे थे। उसका क्वेश्चन आंसर आज आप पूरा कर लेंगे और ये मीनिंग इन कॉन्टेस्ट जो दूसरा हमने पढ़ा है उसका आप कॉपी में लिख के उसको आज शाम तक मुझको देना है। बहुत से बच्चों ने कल वाला ऐसे दिया है, बहुत से बच्चों ने ऐसे अभी तक नहीं दिया है। मैंने कहा भी था कि आज सुबह तक आपको देना है। कोशिश कीजिए, अगर हो गया हो तो आप सुबह 10-11 बजे तक उसको फॉरवर्ड कर दें, और अगर नहीं कर पाते तो सारे होमवर्क को आज शाम 8 बजे तक फॉरवर्ड करें। ठीक है बच्चों, अब जब नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होगा तो हम लोग रीडिंग सी में जाएंगे। रीडिंग सी का क्या चैप्टर है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। उन तमाम बच्चों के लिए एक बड़ा मौका, एक बड़ा समय। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बेसिकली दो सेशन लग सकते हैं, 2 सेशन लग सकते हैं। मतलब जब अगले हफ्ते हम लोग चलना शुरू करेंगे तो अगले 2 सेशन में ये हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करते करते ही हमारा यूनिट 1 जो था वो फिनिश हो जाएगा। उसकी जो रीडिंग वाला पोर्शन था वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हर सब्जेक्ट का काम आप टाइम पे करते रहिए। थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन बहुत है। जब हमारा स्कूल खुलेगा, चाहे अगस्त में खुले, चाहे सितंबर में खुले, चाहे अक्टूबर में खुले, ये सारी चीज़ें जो हम कर लेंगे उसको हम लोग रिवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियोस आप लोगों को इसीलिए यूट्यूब पे दे रहे हैं। डायरेक्ट सेशन भी हम चला सकते हैं। जितना मुश्किल हमारे लिए यूट्यूब में बनाना है उससे आसान हमारे लिए डायरेक्ट सेशन चलाना। पर डायरेक्ट सेशन जब हम चलाते हैं तब उसमें चक्कर ये होता है कि भाई आपने एक बार देख लिया, 10 ही बच्चे जुड़े, 20 ही बच्चे जुड़े, 25 ही बच्चे जुड़े और उन्होंने देखा और वो चीज़ ख़त्म हो गई, है ना। और यूट्यूब में डाउनलोड करके भेजने से आसानी ये हो रही है कि आपके लिए बेहतर हो रहा है कि आपके घर में पेरेंट्स के पास मोबाइल है, आपको जब टाइम मिल रहा है तब आप देख पा रहे हैं। ऐसे आप हर वक्त नहीं देख पा रहे थे। तो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ का काम आपको जो मिल रहा है उसको रेगुलर बेस पे करते रहें। साथ में कम से कम बुक की आगे की रीडिंग तो कर लें आप। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है साइंस का, जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे, एक सेकेंड उस चैप्टर को मैं खोल लेता हूँ। ये अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। तो कम से कम मिनिमम आप इसको एक बार रीड तो कर लें, क्योंकि आपके पास तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है ना, घर पे भी रहना है और टाइम भी बहुत है, तो आप रीड कर लें उसको। ठीक है ना। मैथ का आपको होमवर्क दिया जाता है, आप बुक देख लें, 2 या 3 दिया जाता है, तो उस 2-3 तक लिमिटेड ना रहिए आप लोग। आप उसी तरह के तमाम क्वेश्चंस और हैं उनको भी आप सॉल्व करिए। ठीक है। जो आपको परेशानी लग रही हो उसको गोला करके रखिए कि हाँ मुझको जब क्लास लगेगी तब फिर मेरे को ये पूछना है। आप लोगों को ओवर एक्टिव होना है इस बार अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि घर पे ही रह के पढ़ना है अभी फ़िलहाल। और अपने टीचर्स का जितना सहयोग मिल सकता है उतना टीचर्स का आप सहयोग लेते रहें। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए या मुझे मोबाइल पे कॉल कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।